जाते हैं कच्चे लेखक के रूप में, कथाकार के रूप में, लेकिन ये यादगार जो समिति बनाई है ये वास्तव में इस शहर में एक माहौल बन गया है और ये होना भी चाहिए। मुझे शिवलिंग को जल दे दिया करती थी, प्रणाम करती थी, पूजा करती थी, यानी कि मीराबाई इतनी लंबी थी। तो ऐसी जनश्रुतियां, ऐसी लोक श्रुतियां या लोक संबंधी बहुत सारी मीराबाई के बारे में प्रसिद्ध है। आप व्यवहारिकता के नाते जो बहुत ज्यादा व्यवहारिक लोग हैं वो इनको बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लोक मानस में चले जाइए, महेंद्र भाणावत जी की पुस्तक पढ़ लीजिए, वो कहते हैं यहाँ कोई तर्क नहीं चलेगा, तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसको हमने अपनी कल्पनाओं से भी संवार दिया है, जो भौतिक रूप में तो था ही, ये तो निश्चित है कि मीरा थी और उन्होंने जो कुछ भी किया वो भी सबके सामने है। लेकिन कल परसों ही मैं कुछ पढ़ रही थी कि जब द्वारिकाधीश में वहां पर इनको लेने के लिए मेवाड़ से सामंत लोग गए तो मीराबाई गर्भगृह के अंदर चली गई, वहां कृष्ण की मूर्ति में समा गई वो, और लेने जो आए थे लोग वो पूछ रहे थे कि मीरा कहाँ है, तो पुजारी कहता है कि आपके सामने ही मैंने उनको नीचे जाते हुए देखा था, मैं क्या जानूं। लेकिन बाद में एक उनका जो साड़ी का पल्लू था वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर जो करार थी उसमें फंसा हुआ मिला, तो मीरा उसमें समा गई। ऐसा वहां पर जनश्रुति है, लोक श्रुति है, जहां वो रही थी जाकर के अंत में जब उनका अंत हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जाकर के जब समाधि भी ले ली, ऐसा भी कहते हैं। तो तरह तरह की जनश्रुतियां हैं, लोक श्रुतियां हैं, लोक अपवाद भी हैं, इनको हम कुछ भी माने, लेकिन व्यक्ति कब जुड़ता है इनसे ये भी एक सोचने की बात है। इतनी सारी भौतिक चीजें होने के साथ भी उनका अस्तित्व भौतिक था, लेकिन इतने सारे लोग अपवाद जुड़ गए, जनश्रुतियां जुड़ गई, उनके ऊपर आरोपित हो गई बहुत सारी अतीन्द्रिय बातें। ये क्यों हुई? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? ये भी सोचने का विषय है। हम उन परावैज्ञानिक शक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन अतीन्द्रियताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनको कि साधारण इस संसार के लौकिक प्राणी के ऊपर आरोपित किया गया था। क्यों आरोपित किया? क्या हम लोग को बिल्कुल ही निरपेक्ष कर सकते हैं? लोग से हम बिल्कुल हट सकते हैं? जो जन सामान्य है, जो आरोपित किया करता है, जो लोक गीतों में अपने लोगों को उठा लिया करता है, ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसी अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न मीरा को हमने क्यों माना? क्या वो हमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके प्रति प्रेम की भावनाएं थी इसलिए हमने उनको ऐसा मान लिया? बहुत सोचने की बात है। दूसरी बात, आलमशाह खान साहब से तो जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। अगर इससे हट करके मैं कहूँ, मैंने ताराना जी को अपने संस्मरण में लिख करके भी दिया है, जो पुस्तक छपने वाली है उसमें, लेकिन एक संस्मरण में उनका इस समय वो जो मैंने वहां भी संगीत किया है उसको सुनाना चाहूंगी। मैं तब उदयपुर में नई नई आई थी, 79 की बात है ये। RMB मैंने ज्वाइन किया था हिंदी के शिक्षक के रूप में। तो उस समय विद्यापीठ संस्था चंद्र भाई जीवित थे, जनार्दन भाई जी, आदरणीय जनार्दन भाई जी नागर साहब, और वो देश के एक बड़े साहित्यकार को उपाधि दिया करते थे, अलंकरण किया करते थे, कवि शिरोमणि या कवि के महान अस्तित्व के रूप में। तो उस साल उन्होंने अज्ञे जी को बुलाया और जो श्रमजीवी महाविद्यालय का मैदान है वहां पर कार्यक्रम हुआ था। हम छोटे थे बिल्कुल, नए नौकरी में आए थे, 79 की बात है, इतनी पुरानी, 80 से भी पहले की बात है। तो बड़ी इच्छा थी, अज्ञे जी आए हैं, देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे। सुनने भी गए वहां पर सपरिवार। तो वहां पर आलमशाह खान साहब भी थे, अज्ञे जी मंच पर थे, सामने सब लोग हम बैठे हुए थे, आगे आगे की पंक्ति में जनार्दन भाई नागर जी भी थे और भी बड़े ज्ञान के साहित्यकार थे। तो जैसे ही अज्ञे ने ये बोला मंच पर कि मैं वो अज्ञे नहीं हूँ, अब खड़ी खड़ी घास पर क्षणभर इत्यलम बाबरा अहेरी इंद्रधनु रोते हुए, उन पुस्तकों को लिखने वाला अज्ञे अब मैं नहीं रहा, मैं बदल गया और मैं ये अज्ञे हो गया। खान साहब एकदम दर्शकों में से उठे और मंच पर जाकर माइक ले लिया उनको कि आप वो अज्ञे नहीं रहे, ये आपने अधिकारी। और बड़ी हिकारत से बहुत उनको अच्छे से उन्होंने, खान साहब की जो शैली थी उसमें उनको काफी गौर कहा कि आप आज कैसे कह सकते हैं यहाँ पर हमारी तो सारी चीजें झूठी हो जाएंगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो एकदम जन्नू भाई सामने उठ करके दर्शक दीर्घा से और मंच पर गए और माइक ले लिया
भाई उग्रसेन जी उस कार्यक्रम में थे, ये इस बात के साक्षी हैं। तो उन्होंने माइक ले लिया और कहा कि आप, हमने अजय जी को बहुत सम्मान से बुलाया उपाधि देने, आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं, आप इनका ऐसे अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं एक शिक्षक के नाते उनसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा अज्ञेय है और क्यों है, आज इतने दिनों से कहाँ था। तो अजय जी ने फिर उनसे माइक ली और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, आप इनको बोलने दीजिए, ये मेरी गलती थी कि मैं यहाँ से आज कह रहा हूँ, मुझे जब मैं बदला था या जब मेरा विचारधारा बदली थी तभी मुझे घोषणा कर देनी चाहिए। दूसरे दिन साहित्यकारों की नजर थी, फोटोग्राफी कर दी थी। जैसे ही बुलाया गया तो खान साहब चुपके से निकलने लग गए, अजय जी की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा अरे वो शाह साहब जा रहे हैं, उनको बुलाइए जल्दी, वो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे फोटो नहीं खिंचवानी है। बहुत नाराज हो गए अपनी शैली में, मैं बता नहीं रही, आप सब समझ गए होंगे और आपको पता होगा कितना नाराजगी का माहौल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शाह साहब नहीं होंगे तब तक फोटो नहीं खिंचेगी, अजय जी ने कहा। तो फिर दौड़ करके एक व्यक्ति शाह साहब को बुला करके लाया, वो शाह साहब कहते थे, खान साहब नहीं कहते थे। तो बुला के लाए और जब वो ग्रुप में खड़े हुए हमारे साथ, तब हम सब की फोटो, एक ग्रुप फोटो खींची। ऐसा उन्होंने अपना उस समय भी स्वाभिमान व्यक्त किया, और वो स्वाभिमानी तो थे ही, ऐसा मैं मानती हूँ कि आज भी उनके स्वाभिमान की गूंज जो है वो साहित्य जगत में है। बहुत सारी स्मृतियां बहुत लोगों के पास होंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नंद बाबू को पुनः याद करते हैं हम। पिछली बार आतुल साहब को भी याद किया, उससे पहले राजेंद्र सक्सेना साहब के पुत्र भी उनकी स्मृति में कथारंग से कार्यक्रम कराते रहे, और ये भी यादगार समिति बनाई है, ये भी बहुत दिनों तक चले और बहुत सुंदर कार्यक्रम करे, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। विदेश बात याद दिलाई, उस समय में प्रातःकाल में संपादक था, तो दूसरे दिन मैंने एक बॉक्स आइटम छापा था, उसमें अज्ञेय अनास्था की ओर विषय था, अज्ञेय का आस्था की ओर, वो आस्था की ओर विषय पर उनको भाषण दे रहे थे। और दूसरे दिन जब ये छपा कि अज्ञेय अनास्था की ओर, तो बड़े सब विचलित हुए। उसमें एक छोटी सी बात पकड़ी थी कि पहले इस प्रकार के समारोहों में मैं, वो कहते अज्ञेय की, पहले इस प्रकार के समारोहों में मैं मना नहीं करता था, चले जाया करता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैंने कहा ये तो अनास्था की ओर जा रहे हैं। एक छोटी सी बात थी। अब मैडम ने कहा कि वो मीरा 16 फीट लंबी थी, जैसा कि उन्होंने लिखा है मानव साहब ने। अब आप माने ना माने, मानव साहब तो मानते ही उनके लिए तो सही। ये क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लग जाता है, तो उसके साथ में इस प्रकार की कहानियां जुड़ जाती है या जोड़ती जाती है, और वो उस समय का जो शासक वर्ग होता है उसके लिए सहयोगी होती है, ताकि उसके बहाने वो अपनी सत्ता को कायम रख सके। मेरा ऐसा मानना है, आप माने न माने। का कहना यह है कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने 16 फीट मीरा 16 फीट माला सांप बन गई है, सांप माला बन गया, तब मीरा ऐसे क्यों नहीं हो सकता। हाँ। तो इस प्रकार की कथाएं उन समितियों में और ऐसे व्यक्तित्व के जो बहुत बड़े समूह को प्रभावित करते हैं के साथ ही जुड़ती है और किसी के साथ नहीं जुड़ती। मीरा पर कई विवाद है, मीरा शब्द पे बिजली लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर भी विवाद है। कुछ लोग बिजली लगाते हैं, खान साहब ने बिजली लगाई। तो इसी तरह से कई विवाद है। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर माधव हड़ा अपना जो अध्ययन है मीरा के प्रति आपने काफी काम किया है, मैंने तो सुना है माधव जी ने, तो आप अपना वक्तव्य रखें। किशोर जी, रजनी कृष्ण जी, उग्रसेन राव जी, मेरे प्रिय मित्र और संपादक आलोचक, आप श्रोताओं में भी बहुत सारे लोग हैं, अरुण चतुर्वेदी जी, किशन दादी जी,
चौधरी और भी मंजू जी, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप क्षमा करें। सबसे पहले मैं अपने मित्र पल्लव को बधाई देता हूँ। ये पुस्तक लंबे समय से अनुपलब्ध थी और हम प्रयत्नशील थे कि ये फिर उपलब्ध हो सभी को। उनके प्रयत्नों से ये पुस्तक फिर उपलब्ध हुई। मैं खान साहब का विद्यार्थी हूँ। हिंदी विभाग के अच्छे दिन थे। अब उनमें से दो ही लोग शेष, एक मंच पर है, के शर्मा सर आज नहीं है। मैं भीलवाड़ा था, बीए ऑनर्स का विद्यार्थी। साहित्य से लगाव था, पत्र पत्रिकाएं देखता था, पढ़ता था, थोड़ा कविताएं लिखना शुरू किया था। तो ये सब लोग मेरे लिए सेलिब्रिटी जैसे थे। खान साहब, आलम शाह खान साहब सारिका में छपा करते थे, बिंदु निकलती थी, मधुमती निकलती थी, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं। तो इन सब के आकर्षण में, जिनमें खान साहब भी शामिल थे, मैं भीलवाड़ा से यहाँ अध्ययन के लिए आया। मुझे स्मरण में पहली बार जब विश्वविद्यालय गया अपना आवेदन पत्र देने, तो बिजली विभाग ऊपर कोने में हुआ करता था और जिनको मैं पढ़ता था उनके नाम पट्ट लगे हुए। खान साहब राजस्थानी और डिंगल के विशेषज्ञ थे। कक्षा में भी हमारी कक्षाएं सुबह होती थी, 8 बजे से लगाकर 12 बजे तक, उसके बाद निवृत्त हो जाते थे। और ये दोनों भाषाएं उन्होंने हमको पढ़ाई। सूर्यबल मिश्रण की वीर सत्सई पढ़ाई। मुझे लगता था कि जैसा कद काठी सूर्यबल मिश्रण की रही होगी, वैसी ही कद काठी उनकी थी और उसी भाव से, उसी मनोयोग से, उसी भाव से वो वीर सत्सई हमको पढ़ाते भी थे। खान साहब के साथ बहुत सारी स्मृतियां। एक विद्यार्थी के रूप में वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। बाद में मेरी पहली नियुक्ति राजकीय महाविद्यालय आबू में हुई प्राध्यापक के रूप में, और हम उत्साही विद्यार्थियों अध्यापकों में से थे। तो मैंने खान साहब को निमंत्रित किया। ये कारों से आने जाने का जमाना नहीं था, सुबह यहाँ से एक बस चलती थी, खान साहब आए। मैं एक मकान में रहता था, एक कमरे के, वहीं मेरे पास ही रुके। मैं बहुत दुबला पतला विद्यार्थी था, अध्यापक भी दुबला पतला ही था। तो उन्होंने कहा उससे क्लास संभल जाती है। तो मैंने कहा सर हो जाता है, डरता तो हूँ। उन्होंने कहा देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खान साहब का कद काठी बहुत मजबूत है, वो निकलते थे तो मतलब अलग से दिखाई पड़ते थे। तो खान साहब ने मुझे कहा देख एक दिन क्लास में, लेकिन क्लास डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मानो, बहुत ध्यान देना। क्योंकि मैंने एक क्लास में एक लड़का आगे बैठकर बार बार ची 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 कर रहा था। तो मैंने उसको कहा खड़ा हो जा, नहीं तो औंधा कर दूंगा। मैंने उसको कहा कि खड़ा हो जाए, तो उसने कहा नहीं होता। खान साहब जैसा व्यक्तित्व और उसको कहे कि खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं तेरे को औंधा कर दूंगा। उसने कहा सर पहले औंधा करो। अब के माधव मेरे को काटो तो खून नहीं। उस समय, अब तो कक्षाओं में उपस्थिति कम हो गई, उस समय कक्षाओं में उपस्थिति बहुत रहती कि क्लास खचाखच भरी हुई। अब के मैं क्या करूं? मैंने कहा देख खड़ा हो जा, रही तो औंधा कर दूंगा, पहले औंधा करो। अब सारी क्लास सन और मैं भी सन, अब क्या करूं?
क्योंकि वो तो मैं साहित्य का अध्यापक हूँ, तो मालूम, मैंने कहा मेरी नजरों में तू औंधा हो गया। यही एक तरीका होगा क्लास का। खान साहब, मतलब मैं भी एक बहुत सामान्य परिवार से आया था, तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में अध्यापक हो गया और मैं अपना PhD का शोध प्रबंध, अतुल साहब मेरे गुरुजी थे, लेकर मैं उसको लोग उन दिनों थोड़ी अद्भुत चीज थी, नई आई थी, और वो शायद मेरा हिंदी में पहला शोध प्रबंध था जो जीरोक्स करवा के सबमिट किया गया था। अन्यथा टाइप कॉपीज होती थी। उन्होंने कहा कि जीरोक्स करवाया तेरे को डिलीट मिलेगी क्या? सीधा सीधा टाइप करवाया होता कि तू अध्यापक हो गया, इसका मतलब पैसा व्यर्थ करने के लिए थोड़ी है क्या? बाद में खान साहब मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो गए थे, और एक बार हमको मिले तो उनकी बहुत इच्छा थी कभी हम जयपुर जाएं और उनके साथ 5-6 दिन रहे एक साथ। हमारे लिए बात दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल यहीं के विद्यार्थी थे, उनके भी विद्यार्थी थे। हम दोनों को वो मिले और हमको कहा कि तुम 5 दिन केवल मेरे साथ रहो। मुझे लगता है कि जयपुर जीवन के उत्तरार्ध में एक बेचैनी का भाव उनके मन में, मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाने का भाव, तो ये तंत्र से एक ऐसी एक असंतोष का भाव उनके मन में निरंतर। ये किताब मैंने अक्षर से, इसका शब्द मैं मीरा पर काम करते समय जिन किताबों को मैंने बहुत मनोयोग से पढ़ा, और जो किताबें अपना काम करते समय, एक मुझे लगता है कि उनके साथ आपका संबंध द्वंद्व का ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी खान साहब ने लिखा मैं उन सबसे सहमत हूँ और वही सब मैंने ऐसा किया नहीं है। बहुत सारी असहमतियां और होनी भी चाहिए अपने गुरु से, लेकिन मैंने इस किताब को अक्षर से पढ़ा। वो शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। मीरा के पठन पाठन और मीरा के अध्ययन की शुरुआत भी संयोग से, दुर्भाग्य से, संयोग तो क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में हुई। आरंभिक सारे विद्वान मीरा के जो अध्येता थे संयोग से उत्तर प्रदेश के थे। 2 मुश्किलें जो मुझे लगता है कि मीरा को समझने, किसी भी एक स्थानिक परिवेश में गहरे डूबे हुए किसी भी कवि, किसी भी मनीषी को या किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए जो होती है। इसलिए मीरा के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां वहां से शुरू हुई, क्योंकि वे खान साहब की ये किताब पहली बार मीरा को उसके स्थानिक परिवेश, ऐतिहासिक और जो सामाजिक परिवेश होता है स्थानिक किस्म का, ये विडंबना है हमारे देश की, हमारे इतिहास की भी सबसे बड़ी विडंबना है कि उस स्थानीय इतिहासों को उतना महत्व नहीं दिया गया, जबकि स्थानीय ये बहुत बड़ा अभाव है, आज भी है। मुझे लगता है कि जो आपके व्यक्तित्व को, जब सांस्कृतिक संक्रमण इतना नहीं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब तो आप वही वस्त्र न्यूयॉर्क में भी पहनते हैं, आप भी पहनते हैं, वही आप भी खाते हैं, वहां भी खाते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी सांस्कृतिक इकाइयां थी, आवागमन कम था, संचार के साधन नहीं थे, तब मुझे लगता है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता था, खासतौर पर हमारे इन कवि मनीषियों का जो व्यक्तित्व का विकास हुआ, वो स्थानिक संस्कृति और स्थानिक परिवेश में। आप एक सार्वकालिक
संस्कृति सार्वकालिक मतलब क्या कहना चाहिए इसको, सिद्धांत के आधार पर और सांस्कृतिक धारणाओं के आधार पर यदि आप समझना चाहें तो बड़ी मुश्किल होगी। और ये बहुत प्रसन्नकारी है कि खान साहब ने पहली बार मीरा को उसके स्थानिक परिवेश में समझने की शुरुआत की। बाद में तो बहुत लोगों ने ये काम शुरू किया। ये किताब मीरा को पहली बार स्थानिक परिवेश में एकाग्र कर समझती। एक और बात जो मीरा के संबंध में कही जानी चाहिए कि, और इस किताब के संबंध में भी कही जानी चाहिए, मीरा की कविता दस्तावेजी कविता नहीं, डॉक्यूमेंट्री कविता नहीं, वो जनसाधारण की कविता नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि मीरा ने तो कभी कोई कविता लिखी और उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट एविडेंस मौजूद नहीं। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं सारे के सारे वो अभी के 18वीं 19वीं शताब्दी की, और जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तो उदयपुर का, आपके धोली बावड़ी पर रामद्वारा में गुटका, वही एकमात्र। अन्यथा कोई पांडुलिपि 18वीं 16वीं शताब्दी की भी अब उपलब्ध नहीं है। जनसाधारण ने सदियों से उसकी जनसाधारण की स्मृति में मीरा की कविता, जनसाधारण का सुख दुख, जनसाधारण की अपनी भावनाएं, उसकी सपने, उसकी आकांक्षाएं, वो सब मीरा की कविता में भी शामिल। इसलिए अपने को सिद्ध करना हो, यदि आपको अपनी धारणाओं को सिद्ध करना हो, तो मीरा की कविता सबसे आसान सुविधा उपलब्ध करवाती है। आप उसको भक्त सिद्ध करना है, मीरा की कविता में मिल जाएगा। आपको दाम्पत्य प्रेम सिद्ध करना, मीरा की कविता में मिल जाएगा। आपको उसको विद्रोही सिद्ध करना है, मीरा की कविता में। आप उसको सगुण सिद्ध करना है, मीरा की कविता में मिल जाएगा। आप उसको निर्गुण सिद्ध करना है, मीरा की कविता में मिल जाएगा। आप उसको राम भक्त सिद्ध करना है, मीरा की कविता में मिल जाएगा। आप यदि उसको कृष्ण भक्त सिद्ध करना तो भी मीरा की कविता में मिल जाएगा। इसलिए आप सदियों से लोग मीरा की कविता में अपने को सिद्ध कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप यदि एक अतिमानवीय अस्तित्व के रूप में सिद्ध कर दें तो सब है। कभी कभी भारतीय समाज को या आप रैशनलाइज करके कभी नहीं समझ सकते, ये तो मान के चलिए। हर समाज की एक सांस्कृतिक भाषा है। मैं महेंद्र भानावत को इसीलिए कभी खारिज नहीं करिए। आप उस लैंग्वेज को डीकोड करने की जरूरत है। भाषा तो है ना, आप ऐसे थोड़ी समझ सकते हैं। आप चाहें तो भी, अब यदि मैं कभी कभी विचार करता हूं कि यदि जैसे मैंने भी मीरा पढ़ी और मीरा पर लिखा, अभी आप भी बात कर रहे थे, मीरा भारतीय समाज को लेकर कोई सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सार्वकालिक और सार्वदेशिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आप करना चाहें तो वो नहीं होगा। जैसे आप कहें, मैं अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मीरा पर बोल रहा था, मैंने कहा कि आप भी कह रहे थे कि सत्ता के साथ मीरा का संबंध तनाव का, सभी जानते हैं। मैंने ये कहा कि कबीर के लिए आसान है एक अमूर्त सत्ता को चुनौती दे। धर्म सत्ता कबीर के सामने अमूर्त है, राज सत्ता कबीर के सामने अमूर्त है। राज सत्ता के रूप में मीरा यदि राज सत्ता को चुनौती दे रही है तो वो मूर्ख सत्ता है, बहुत आसान है। और किसी मूर्ख सत्ता को चुनौती देने का काम बहुत मुश्किल काम।
कह के तो देखिए आप तो अभी बवाल हो जाएगा। मीरा कह रही है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि इसके लिए समाज पर तोहमत भी मत लगाए। वही समाज मीरा को सुरक्षा और संरक्षण भी दे रहा है। यदि सत्ता वर्चस्वकारी है और सत्ता आतंककारी है, सत्ता अन्याय करती है, तो सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान भी समाज में है। अन्यथा तो बहुत आसान था मीरा के विरुद्ध अन्याय या मीरा के साथ कुछ भी करना बहुत आसान था, लेकिन यह बहुत मुश्किल भी था उस समाज में। मैं कभी कभी देखिए एक बात और है, जैसे आप कोई सरलीकरण मत करिए मीरा के संबंध में। आप कहेंगे मीरा राज सत्ता के विरुद्ध प्रतिपक्ष है। मैं कहती हूं आप कभी जगदीश मंदिर जाइए, वहां एक जनश्रुति टंगी हुई है, बहुत खूबसूरत समाज है। महाराणा जगत सिंह ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, लौट कर आए तो उनको सपना आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सपने में कि मैंने मीरा को वचन दिया है मुझे मेवाड़ आना और मेरा मंदिर बनवाओ। तो भगवान महाराणा जगत सिंह ने जगदीश मंदिर बनवाया। कोई सरलीकरण संभव नहीं है। आप ये कहें मीरा, आप कोई धारणा कायम करिए, मीरा अगले ही पद में उसको खारिज कर देगी। मैं कभी इधर जेंडर डिस्कोर्स वाले में कभी मतलब बात करना बहुत आसान होता है। आप मीरा को पत्र सत्ता ये कभी ये होता है। हमारे रामनाम, मैं हमेशा रामनाम लोहिया को याद करता हूँ। कहते हैं आप बाहर से बहुत सारी चीजें लेते हैं, फिर वो आपके यहाँ आके रूट हो जाती, फिर आप उस पर कायम रहते हैं, कभी नहीं बदलते। आप कहते हैं मीरा सास लड़े मेरी ननद खिजावे, दूसरे ही पद में वो सास की तारीफ कर देगी। आप कहेंगे कि मतलब एक असली मुद्दा जो मुझे लगता है खान साहब जिसमें सबसे अधिक इस किताब की जो खूबी है वो ये है कि मीरा के सारे आरंभिक अध्येताओं को की भाषा का संस्कार वो नहीं है जो राजस्थान में होना चाहिए। भाषा के मुहावरे पर खान साहब की पकड़ बहुत मजबूत है, खासतौर पर मेवाड़ी। तो जब तक आप मैं किसी स्थानीय भाषा को, खासतौर पर राजस्थानी को, मैं कभी कभी राजस्थानी शब्द कहते हुए मुझे बहुत अटपटा लगता है। अन्यथा न लें, राजस्थानी के बहुत सारे लोग यहाँ भी होंगे। मैं हमेशा लगता है कि जैसे मेवाड़ी में इन दिनों अभी पल्लव से बात कर रहा था, एक पाठनामा एक ग्रंथ है, इतनी खूबसूरत मेवाड़ी का गद्य तो कहीं लिखा ही नहीं गया होगा। मैं हिंदी में ही इतना खूबसूरत गद्य नहीं, अद्भुत गद्य है। सीताराम लालच का शब्दकोश देखिए कि ये हिंदी मानक भाषाओं में कभी नहीं होता, जो लोक भाषाओं में एक शब्द की 100 छवियां ये लालच ही कर सकते थे। आप किसी मानक भाषा में, हिंदी में भी नहीं हो सकता, अंग्रेजी में भी नहीं हो सकता, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसका एक बार जिस भाषा का मानकीकरण हो जाता है वहां एक शब्द का अर्थ भी रूट हो जाता है, अर्थ की छवि भी रूट हो जाती है। लोक भाषाओं में नहीं। मीरा की कविता की भाषा देखें तो एक शब्द की, मैं कभी एक छात्रा ने पेपर पढ़ा, अब जैसे भीड़ को काटो, अभी कोई नहीं ऐसा कोई समझ ही नहीं सकता कि ये होता क्या है। पहले आप समझे कि बीड़ा क्या होता है,
ये कोई ठेठ खान साहब जैसा आदमी समझ सकता है। और खान साहब इस किताब में ये उनको महारत है कि वो मीरा का जो मुहावरा है, ठेठ देशज मुहावरा, इसको राजस्थानी मुहावरा नहीं कहता, इसको कहता हूं जो देशज मुहावरा है, उसको पकड़ने के लिए खान साहब सक्षम हुए। और इस किताब में बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने इस भाषा ज्ञान का इस्तेमाल किया। बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय ले लिया है। मैं हृदय से ऋणी हूँ भाई पल्लव का कि इस दुर्लभ पुस्तक को उन्होंने, फिर हमारी योजना में मीरा पर एक किताब और है। वो जर्मन विद्वान थे, वो अंग्रेजी में उन्होंने किताब लिखी और मैं भारतीय बॉम्बे जब मीरा पर काम कर रहा था तो मैं 2-3 दिन भारतीय विद्या भवन मुंबई था, तो मुझे वो किताब मिली। नाम इस समय क्या थे? गोयटसे। पैन इंडिया में उन्होंने एक व्याख्यान दिया मीरा पर, और वो बहुत अद्भुत किताब, बहुत क्रांतिकारी स्थापना है। देखिए, सहमति असहमति अपनी जगह अलग है। आप किससे सहमत होते हैं, किससे नहीं होते। मैं भी गोयटसे से सब जगह सहमत नहीं, खान साहब से सब जगह सहमत है, लेकिन मुझे लगता है कि यही तो हमारी संस्कृति और हमारे समाज की खूबसूरती है कि बहुत सारा वैविध्य, विचार का वैविध्य भी हमारे यहाँ रहना चाहिए। तो हमारी योजना में गोयटसे भी, वो दरअसल एक अंग्रेजी में मोनोग्राफ है, और हमारे मित्र हैं प्रदीप लिखा, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने उसका अनुवाद भी कर दिया। तो अब अगली योजना में हम कोशिश करेंगे कि वो किताब भी आपके सामने आए। मैं बहन तराना जी के प्रति और आलम शाह खान यादगार समिति के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस तरह आपसे रूबरू होने का मौका दिया। माधव परिषद ने बहुत अच्छा दर्शन प्रस्तुत किया। मीरा से मेरा परिचय जब मैं 8 वर्ष का था तब हुआ। कैसे मैं बताता हूँ। मेरी एक बुआ है जो अहमदाबाद में रहती है। मैं उनसे मिलने अहमदाबाद गया तो वहां पे उनके पास में 2-3 वृद्ध लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या थी आ गया तो मतलब कहां से आए हो? तो मैंने कहा उदयपुर। वो मीराबाई ने देखना तो उदयपुर को एक लंबे समय तक, अब तो नहीं, लेकिन मीराबाई के देश के नाम से ही जाना जाता था मेवाड़। मेवाड़ की सारी विरासत, सारा इतिहास इस तरह से मीरा ने ढक दिया, तो उनके नाम से मेवाड़ जाना था। खैर, माधव जी हाड़ा ने वैचारिक वैविध्यता की बात करी। अब वो समय मिटाने की तरफ चल रहा है कि वैचारिक वैविध्यता न रहे, इसकी तरफ सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभागार में विराजे डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। मेरे लिए ये थोड़ा अप्रत्याशित है, लेकिन मीरा पर अगर कोई बात कहनी हो तो मैं हृदय से मीरा का जितना सम्मान करती हूँ और जितनी ताकत मुझे मीरा से मिलती है वो अद्भुत है। उससे मीरा पर कोई बात कहूँ उससे पूर्व मैं तराना को और पल्लव जी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी सुंदर पुस्तक पुनः पाठकों के सम्मुख है तो बहुत सारी बातें मीरा के संबंध में फिर से पढ़ने को मिलेगी। स्मृतियों का स्वभाव होता है ऐसा, क्योंकि कुछ अनुभव विगत 4 वर्षों से मुझे हो रहा है कि कभी कभी वो आह्लाद देती हैं और कभी कभी दुख और उदासी की ऐसी लहरें उठती हैं कि जिनका सामना करते करते
कभी कभी मन एकदम थक जाता है, लेकिन वे ही स्मृतियां हैं जो हमें पुनर्जीवन का संदेश भी देती हैं और एक सत्य से हमें रूबरू कराती हैं कि वक्त को कोई बांध नहीं सका है और ये सत्य है कि जो आज है वो कल को नहीं रहेगा, जो जीवित रहता है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मीरा को जीवित रखने की ताकत लोक में ही थी। 500 वर्षों का समय पार करके मीरा की काव्य सर्जना पर हम बात करते हैं तो ये मनुष्य की, साहित्यकार की और उसकी काव्य की एक तरह से विजय है, क्योंकि काल के मध्य में और काल की गति में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आज हम मीरा के लिए बात कर रहे हैं और आज हम आलम शाह खान साहब पर बात कर रहे हैं। तो ये जो दो तथ्य हैं, ये काल पर विजय का संदेश देती हैं और ये बात सिद्ध करती हैं कि मीरा को किन प्रतिमानों पर और किन आधारों पर हमें विवेचित करना चाहिए। जैसा कि हाड़ा साहब ने कहा कि असहमतियां होती हैं और वो होनी भी चाहिए। एक बात जो पल्लव जी ने कही थी कि मीरा को कैसे पढ़ा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मीरा को स्त्री विमर्श के आह्लाद के साथ साथ स्त्री की ताकत के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए और एक ऐसी अकेली स्त्री जो समाज का सामना करने से ज्यादा सत्ता का सामना कर रही है और वो ये कहती है कि राणा रूठे नगरी राखे, हरी रूठे कहाँ जासे। तो राणा अगर रूठ जाए, मीरा को परवाह नहीं है। तो ये एक जो मीरा का विद्रोह है। और दूसरी बात यह है कि मीरा का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, मीरा की कविता को जितना उसके रूप लावण्य की दृष्टि से पढ़ा जा सकता है, जितना उसमें दाम्पत्य प्रेम को पढ़ा जा सकता है, और अगर आप गहराई से मीरा के विरह के पदों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे देह के का अतिक्रमण करके मीरा ने विरह के पदों को लिखा है। और वहां पर ऐसा लगता है कि एक जो छटपटाहट है मीरा की कृष्ण के प्रति, वो सवाल ये है कि ये जो सवाल आजकल बार बार उठ रहा है कि मीरा के पद कितने दैहिक हैं, कितने उसमें, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श उस समय में रहा होगा कि उन्होंने कृष्ण को पति माना, उसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। और वो जो एकनिष्ठता उस समय की थी, वो मीरा ने अपने काव्य को उन्होंने आधार बनाया। तो कहा जा सकता है कि संयोग और वियोग के पदों में जो मीरा ने जब देह का अतिक्रमण किया तो सपने में उन्होंने कृष्ण से विवाह किया, स्मृतियां भी हमको सपनों में ही आती हैं। और वे देखिए कि जब साधुओं की संगत करती हैं, जब राणा को त्याग दिया और साधुओं की संगत की, जब द्वारका वो चली गई, तो ये जो मीरा के पद हैं, दरअसल एक बार जो मीना मेनारिया जो मीरा पर सेमिनार करने जा रही हैं, उन्होंने उनसे बात हो रही थी कि मैडम कैसे क्या किया जाए, मीरा को कैसे। मैंने कहा कि आप एक ऐसे शोधार्थियों को या ऐसे साहित्यकारों को ढूंढिए जो सीधे मीरा के पदों पर काम करें। आपकी कोई अवधारणा है, मेरी कोई अवधारणा है, हाड़ा साहब की एक अवधारणा है, उससे आगे चलकर उस रिसर्च गैप को भरने की कोशिश मीरा के पदों से की जानी चाहिए। तो फिर से मैं ये बात कहती हूँ कि बहुत
सी बातें कही जा सकती हैं। फिर से आप सभी का तराना को विशेष रूप से बधाई, पल्लव जी को बधाई कि उन्होंने अच्छी पुस्तक की भूमिका मैंने पढ़ी है और वाकई जो स्थापनाएं पल्लव जी ने की हैं वो मीरा के ऊपर काम करने वालों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाली है। तो उन्हें आप सभी अच्छा उठाया कि मीरा एक नहीं है, मीरा अपने यहाँ कई हो गई है। एक जमाना था जब गांव में कई सारी मीराएं नृत्य करती हुई अपने ठिकाने बनाती थी, मीरा के पद गाती थी और इस प्रकार से एक पूरा सिलसिला चला था। तो वो जो पद्य है उनके, उसमें उनके दूसरों ने जो बनाए वो भी शामिल हो गए हैं और उन दोनों को अलग करना आज की तारीख में सबसे बड़ा काम मीरा के लिए बनता है कि कौन सा तो मीरा का वास्तव में मीरा का है और कौन सा क्षेपक है। तो ये हमारे साहित्यकार के साथ के लिए काम बनता है और ये होना चाहिए। मैं आदरणीय किशन जी और जितादीश से निवेदन करूंगा कि आप अपने जैनब जी कुछ काम किया नहीं है, लेकिन आप अपने इस पूरे परिदृश्य के पूरे विषय पे खान साहब पे कुछ कहें। खान साहब जी और पल्लव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने आलम खान की याद के अंदर फिर से उनकी इस पुस्तक को जीवित करके सबके सामने रखा और उनकी जो लेगेसी है उनको बनाए रखा है। अब तराना कह रही थी कि मेरी पुत्री ये ऐसा काम कर रही है, तो वाकई बेटियां ही होती है जो अपने माँ बाप को हमेशा जीवित देखना चाहती है। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय है। रही बात के मीरा, तो मीरा पे मैंने ज्यादा कुछ काम किया नहीं है, पढ़ा जरूर है और मैं मीरा को जो है एक फेमिनिस्ट के हिसाब से देखती हूँ। सबसे पहला विद्रोह जो मीरा ने किया एक कह सकते हैं कि एक राजा के खिलाफ, और वो अपनी आज़ादी को लेकर सड़कों पर उतर गई। ये उस जमाने के अंदर हम कह सकते हैं कि औरतों के लिए बहुत बड़ी उद्घोषणा थी कि आप अपने वजूद को, आप अपनी हस्ती को मानते हुए अपनी बात जो है रख सकते हैं। आलम खान साहब को मैं जब से मैंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया तब से मैं उनके संपर्क में ज़्यादा आई और लगभग प्रत्येक दिन हमारा कहीं ना कहीं मिलना हो जाता था और हम आपस में शेयर करते थे जो करेंट पॉलिटिक्स थी उसको भी और देश के हालात के बारे में भी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता ही था। एकदम उस पर लिखते थे, तुम लोग जो सोशल साइंस वाले हो वो तुम तो दूसरों का जूठे खा लेते हो। मैं देख रहा हूँ कैसे क्या है सोशल साइंसेस में क्या होता है, जो लोग पहले लोगों ने काम किया है उसके ऊपर आप फिर करके इधर उधर से कोट करके ये काम कर लेते हैं। हमारा तो अपना ओरिजिनल होता है और हम तो सर्जन करते हैं और कोई चीज हमको राह चलते या उठते बैठते नजर आ जाती है हम उसको पकड़ लेते हैं। तो फिर मैंने उनकी एक वो कहानी पढ़ी थी, धरती जाए काया कोयले की लोई करती, कौन सी कहानी? साहस नहीं कोयले। हाँ, तो वो कहते थे वापिस औजार जैसे, तो वो वहां से निकला तो वो उसकी धरनी होती है जिसके अंदर से वो फूंक लगाते हैं और हाँ वो, तो उसको लेकर के उन्होंने एक कहानी लिखी है। वो उसका मतलब ये था कि कोयला महंगा होता जाए और उनकी काया जो है ज्यादा दबती जाए। मेरे को नाम शीर्षक याद नहीं।
तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि वो इतना जोर लगा रही है और उनका जो है वो लोहा जो है पिघल नहीं रहा है, तो भाई क्या बात है कि कोयला बाबूशी जो है कोशिश कर रही हूँ कि ताप बढ़ जाए, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने फिर वो कहानी वहाँ लिखी थी। तो इस तरह से आलम शाह खान साहब जैसी हस्ती ये कहे कि कहाँ गए वो लोग, उनमें वो शुमार है। और आज के दिन हम जो उनको उनकी इस पुस्तक के जरिए वापस जो याद कर रहे हैं, वो आप जिन्होंने ये प्रयास की है वो लोग काबिल तारीफ है, और उसके लिए मैं पुनः आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आपसे निवेदन है आलिम साहब की आप पधारें और अपने संस्मरण को बताएं। और साहित्य और लेखक की सम्मान मंजूर, आज की बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली मुझे अपने दिल में बहुत तमन्ना थी, और ये कि आलम शाह खान से जो मेरे ताल्लुकात रहे हैं, हम 9th क्लास से हम साथ थे। बच्चा स्कूल में वो अंजुमन से आए थे, मैं स्कूल से गया था पास करके, 9th में हम फतेह स्कूल में थे, तब फतेह स्कूल से मैट्रिक करके हम एमए कॉलेज में गए, 7 साल पहले। मैंने उनको इतना करीब से देखा था। नाम तो उनका आलम शाह खान, आलम शाह था, दुनिया का बादशाह। लेकिन वो दुनिया के बादशाह रहे और नहीं रहे हो, लेकिन अपने मन के बादशाह जरूर थे। और वो जिनसे भी बात करते बहुत खुश मिजाजी से बात करते। हालांकि उनकी तबीयत में जोश था, वो सभी हो जाया करते थे, लेकिन वो बाद में उनको मजाक में बदलकर उसको ठिठोली बना देते थे। वो बात खत्म हो जाया करती तो सामने वाला भी खामोश हो जाता था, वो जवाब नहीं दे पाता था। कई बातें ऐसी हुई, लेकिन उसमें एक खास बात ये थी कि जैसे जैसे भी वो हम लोग जब बाहर निकले और समाज की हालत देखी, दुनिया के लोगों की तबीयत देखी, और उनके जो अदला बदली होती है, जो भी ताल्लुकात होते हैं, उनके खुशगवार होते हैं, नहीं होते हैं, कितने जुल्म होते हैं, कितने गुस्से होते हैं, कितने को नुकसान होता है, वो सब उनमें तवाज़ुन बरकरार रखना उनका सेवा बन गया था। और इसी तरीके से वो उनकी सोच जो थी वो सामाजिक बदलाव की, सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक उठाव की, लोगों के बीच तनाव कम करने की, और ये उनके अच्छे से अच्छा मुआशरा बनाने की उनकी सोच बन चुकी थी। और वो उसके साथ साथ बढ़ रहे थे, और यही उनको साहित्य की ओर भी उनकी रुचि बढ़ाई, और वहां वो लिखने लगे। जब 1964 में 64 में उन्होंने पहली कहानी लिखी थी, और पहली कहानी मधुमती में छपी थी, तब मैं साहित्य अकेडमी में था। और उसी कहानी को मैंने उर्दू लिपि में लिखकर नखलिस्तान में भी छपाई थी। वो उनका सोच ये था कि किसी तरीके से जो समाज के मुआशरे में, समाज में जो किसी को सितम होता है, जुल्म होता है, या किसी को बुरा लगता है, तो उसका नतीजा क्या होता है और उसका परिणाम को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो सुझाव भी उनमें थे। तो एक इंसानियत की बात उठती थी, और वो इंसानियत के लिए बढ़ते जागे। उन्होंने कई कहानियां उसके बाद भी लिखी, और वो छपी हैं। और वहां जाकर 1974 में हम लोग बॉम्बे भी गए थे। बॉम्बे में ह्यूमनिटी पर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें चारों तरफ से लोग आए हुए थे। यहाँ उदयपुर से डॉक्टर प्रकाश आतुर, डॉक्टर आलम शाह खान और मैं, हम तीनों गए थे। और तीनों ने जो बात कही थी, और आलम शाह खान ने जो बात वहाँ कही और जो अच्छी जोश करीब से तकलीफें की थी, उनको सबने बहुत सराहा, और कई लोग जो है अपने आदतें बदल भी डाली। ये उनका असर होता था, उनका प्रभाव पड़ता था, और उसने दूसरे समाज को देखते रहे थे। मुझे एक दफा अच्छी तरह से मालूम है कि वो यहाँ पहले ये भाली बावड़ी के पास एक मकान था, वहां रहते थे।
जो मंदिर के पीछे है वहाँ। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग चले आए जो जुनूनी थे, पागलपन में एकदम से आए और वो जैसे दंगा करते हो उस तरह से नारे लगाते हुए चले आए। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये खुद अपने घर से निकलकर बाहर चले आए और सड़क पर आकर उनका ये नहीं होना चाहिए। और वो भी ऐसे लोग थे कि जो उनका एक तबका था, उनका मानने वाले लोग थे जो उनके साथ साथ भी कुछ चले आए तो बहुत जोरदार नारे लगाते, बंद कर दिया अकेले और बंद करके उसे कहे मत करो, हम सब भाई भाई हैं, कोई आपस में हमारा मन मुटाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। और वो लोगों को जाना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग भी सब उनकी तरफदारी करने के लिए आ गए थे। तो ये एक आवाज उठती है अपने मन से, और जो उस वातावरण में ये आवाज उठती है तो लोग उनके साथ खुद बहुत तैयार हो जाते हैं, जो सोच अच्छी रखते हैं वो उसके साथ हो जाते हैं और चलते हैं। वो मैंने भी वहां देखा। और फिर हमने अपने समाज के अंदर हमने बॉर्डर यूथ का जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, उस रिफॉर्म मूवमेंट में वो साथ हो गए। हमने उनको रिफॉर्म मूवमेंट ने बहुत साथ दिया, यहाँ के दूसरे लोगों ने भी साथ दिया और काफी लोग थे जो हमसे जुड़े हुए थे, हमसे मदद करते थे, हमको आगे आने के लिए उत्साहित करते थे। वो लोग थे वो लोग सब साथ चलते थे। दबाया ही है, लेकिन उसमें आगे निकलकर उसने अपनी बात रखी। उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने आने वाली नस्लों पर, इन लोगों के मीरा पर और आलमशाह खान ने और दूसरे हमारे जिन लोगों ने जो जो कुछ कहा है किया है उसका हम अनुसरण करें, उनको देखते हुए इन लोगों को भी हम अपने मुआशरे में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि जो आलमशाह खान यादगार समिति ने जो ये आयोजन किया और हम सब लोगों ने इसका ताउन किया है और इस ताउन को बरकरार रखते हुए मुस्तकबिल में भी, आइंदा भविष्य में भी हम अपने लोगों को इस तरफ हिदायत करते रहेंगे और इस पर चलने की उनको हिदायत करते रहेंगे। उसकी तामील वो लोग करेंगे तो हमारा समाज और एक मुआशरा एक सही रास्ते पर गामजन होगा। ये तमाम लेखकों की और फनकारों की ये जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम करें। और इसी फर्ज के इसी फर्ज के इसकी सिलसिले में लेते हुए हम प्रोफेसर हालत जी, प्रहलाद जी की जो टॉपिक अफजल आलमशाह खान तो है नहीं, लेकिन इनके बारे में इन लोगों ने जो भी आज हमको जो खबरें सूचनाएं दी हैं उससे ही हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि देश में आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नवल किशोर शर्मा का नाम से उदयपुर जाना जाता है। मैं आपका शिष्य रहा हूं, खान साहब का शिष्य रहा हूं और इस आयोजन में आप सर्वाधिक खान साहब के साथ में रहें, तो आपसे निवेदन है कि आप मीरा के बारे में, खान साहब के बारे में अपनी बात करें। बैठे आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। मैडम रेड्डी जी, 18 9 4 आज इस अवसर पर खान साहब को याद करते हुए किताब के बारे में शब्द कहने के पहले मुझे विडंबना और हर्ष दोनों का विचित्र विडंबना इस बात की है, विडंबना के साथ एक अपराध बोध भी कि जब ये किताब निकली हम इस किताब का यानी कोई बधाई का छोटा मोटा आयोजन भी
खान साहब के जीवन काल में खान साहब के प्रकाशन पर, मतलब जैसे हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्या था, ये सब मैंने सुना। लेकिन कितनी विडंबना की बात है। और इसमें अपराध हो इसलिए होता है कि ये मेरी पीढ़ी वाला जी, उस अपराधी गिरोह का मैं भी एक सदस्य, बहुत लोग और प्रसन्नता इस बात की होती है हमारे युवा पीढ़ी में, मतलब पल्लव उदयपुर के स्थानीय संभाग के हैं, लेकिन उन्होंने हमारे अपराध बोध का इतना बड़ा परिमार्जन किया कि हमको एक अवसर दिया, सराहना ये आयोजन कर सकी, तो ये एक बड़ी बात है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, युवा पीढ़ी पितृ ऋण को माने न माने ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। बाकी साहित्य में तो पीढ़ियों में संघर्ष होता है। अब जब पुरानी पीढ़ी का स्थापन नहीं करेंगे, नई पीढ़ी वाले सोचते हैं हम कैसे करें। तो आप देखते हो कि नई कहानी वालों ने, जिनके साथ जैसे खान साहब का नाम लेते हैं कि पुरानी पीढ़ी का के जैनिंद्र वगैरह पीढ़ी का कितना विरोध किया था, फिर नई कहानी का आगे आने वालों ने विरोध किया, लेकिन शायद ये सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा है, युवा पीढ़ी में भी एक विनम्र भाव के रचनाकार होते हैं। कभी पल्लव ने नंद बाबू से वादा किया था तो दिल्ली में राजस्थान के साहित्यकारों का, रचनाकारों का जितना झंडा उठा सकेंगे प्रयास करते रहेंगे। तो एक तरह से ये भी एक उसका प्रमाण है। एक इसके रण जिसको कहना चाहिए, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, इस पुस्तक का चयन किया, पुनर्नवा। जिस समय पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उस समय स्त्री अस्मिता, स्त्री विमर्श ये शब्द प्रचलित नहीं थे। उस समय महादेवी एक बार यहाँ पर आई थी महिला मंडल, तो उन्होंने मीरा पर एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान का प्रभाव ये हुआ, उस समय के मुख्यमंत्री हरदीप जोशी ने ये घोषणा की कि तुम्हारे उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय या बड़े नाम हो गए उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, तो एक मीरा चेयर स्तर की जाएगी। जैसे मैं कह रहा था समाज में कि मीरा चेयर का तो जो संकल्पना थी, क्या थी, किसको जिम्मेदारी दी, प्रधान, लेकिन ये राजस्थानी विभाग को से आता, राजस्थानी को एक चेयर मिली। तो पहले इसके प्रोफेसर नारायण जोशी थे, दूसरे। तो मैं ये कह रहा था कि ये समाज क्यों इस तरह का आयोजन नहीं हुआ, इसका एक अप्रत्यक्ष कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो समाज है, साहित्य से भिन्न बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा विस्तार में नहीं, कि ये प्रतियोगिता मूलक समाज, सहयोग मूलक समाज जिसको कहते हैं वो नहीं। तो पहले क्या था, विभागों में पद बहुत कम होते थे, रनिंग ग्रेड वगैरह जो बनी उस वक्त में, तो जैसे एक प्रोफेसर है
यहाँ तो कहीं 2 लीडर, यहाँ तो एक ही लीडर, बड़ी मुश्किल। तो आपस में मित्रों के बीच भी संबंधों में जितना ही निकटता हो, लेकिन एक प्रतिद्वंदता, एक प्रतिस्पर्धा का भाव भी रहता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और ये आज इस माने में एक बहुत अच्छी बात हो गई है, कम से कम अध्यापकों में रनिंग ग्रेड प्रोफेसर, हमारे जमाने में भी प्रोफेसर तक नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर से मैं प्रोफेसर बने ओपन से, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है कि स्थिति नहीं होती। तो ये समाज में जो मानवीय संबंध है, एक दूसरे की आदर, चाहे रचनाकार हो, कवि हो, साहित्यकार हो, दूसरा हो, जब समाज में एक सहयोग मूलक भावना नहीं होती है, व्यक्ति प्रतिद्वंदी आदि हो जाती है, जो एक पूंजीवादी समाज की खास तौर पर उसका वर्गीकरण में विस्तार में एक, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्योंकि छोटी जगह थी उदयपुर, और आज के संबंधों में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि महानगरों में जैसे दिल्ली में पल्लव रहते हैं, तो हम लोग सारी कुछ आपस में ऐसा नहीं रहा कि हम हमेशा प्रेम के संबंध में, गहरे संबंध में जुड़े हुए। हम लोगों में मतभेद, मनमुटाव जैसा मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कुल मिलाकर के एक मानवीय संबंधों में जुड़े जरूर होते थे। जैसे तराना इस बात की गवाही दे सकती है कि मुझे खान साहब के परिवार का, तराना की बड़ी सिस्टर, इनके भाइयों का, इनका सबका मुझको अपरिचित नहीं हूँ, उनके परिवार के बारे में जानता हूँ। और लास्ट के दिनों में तो हम लोगों में इतना विशेष निकट संबंध हो गया था, मतलब हम विभाग में वर्षों रहे, संबंध आपस का, सहयोग का, विरोध का चलता, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में तो मैं इतना अधिक निकटता हो गई थी, जैसे वो जब यहाँ विमानों के कार्यायोग में थे, बीमार पड़े थे, तो यहाँ ऑर्थोपेडिक विभाग में VIP ट्रीटमेंट उसको मिलता, तो जैसे मिलने गया उनको जाते ही सबसे पहले तुम तो आ गए हो, लेकिन ये तुम्हारा लड़का क्या समझता है अपने आप को, वो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? तो हम सब क्यों नहीं तो मिलने गया, तो वो बात मिलना जाना संयोग से ऐसा हुआ कि जैसे उसने कहा कि आपको इतना ही ट्रीटमेंट की लाइन है ऑर्थोपेडिक्स की, आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं है, आपको नर्व की प्रॉब्लम है, आप ये इसका नर्व का न्यूरोलॉजिकल इलाज कराइए। और साहब से इसकी राय मानकर की जयपुर चले गए थे। संबंधों का जो, तो ये व्यक्तिगत संस्मरण में बता रहा था, और व्यक्तिगत संस्मरण के अंतर्गत ही इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चर्चा को करने के पहले, तो पल्लव ने नंद बाबू को दिए गए वचन है, नंद बाबू के ऊपर भी पुस्तिका निकाली है, कवि ने बना, चित्र चुकाने में ये कृपण नहीं है किसी भी। और खान साहब की पुस्तक बताना, तो पुस्तक का अपना महत्व तो ही, और उस पुस्तक को लिया, उसके लिए साधुवाद के पास तो है, और खान साहब के लिए युवा जैसे एक सहज स्वभाव है। संयोग से दिल्ली में
पल्लव की मेरे पूर्व प्रकाशक से मुलाकात हुई। मेरे पता नहीं, अब मैं इसको विस्तार में नहीं जाऊंगा, किस तरह से एक मनोग्रंथि बन गई थी पुस्तक प्रकाशन की प्रति उदासीनता की, क्यों क्या है इसमें नहीं। तो मेरी उस मानसिकता को तोड़ना और मेरे प्रकाशक ने से जो उन्होंने जो इतना प्रेरित किया कि वो मेरी पहले की दोनों थोड़ी बहुत चर्चित पुस्तकें हैं उनका तो पुनर्संस्करण निकाल ही रहा है, लेकिन उसने एक नई पुस्तक अभी पुस्तक मेले में, और उस पुस्तक में मैंने क्या किया, मेरे यहाँ मैं थोड़ा आयु की वजह से असमर्थता बढ़ती गई है, तो पांडुलिपि की व्यवस्था, पांडुलिपि को उसमें मेरे यहाँ के डॉक्टर मदरमाला जी हैं, उन्होंने सहयोग दिया और हमने पांडुलिपि पल्लव के निरंतर दबाव और आग्रह पल्लव को भेज दी, और बाद में जो भी कुछ है उसके प्रकाशन का सारा काम जो भी कुछ देखा पल्लव और विश्व पुस्तक मेले में अभी उसका आगे क्या हुआ। हाँ, तो इस सब के लिए हमारे तो और केवल मैं तो मेरे प्रति होता है कि बुजुर्गी का आदर होता है, ऐसा ही नहीं है, नए लोगों के प्रति भी, जैसे ललित जी की पुस्तक छापने में उन्होंने योग दी। हमारे मित्र हैं, प्रसिद्ध हैं या इतने मतलब थोड़ा कम सामने आते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं लेखक के रूप में उनके थोड़ा आंखों से मजबूर हो गए, लाचार। उनकी कई पुस्तकें आ रही हैं, तो उनमें पल्लव का विशेष योगदान। तो ऐसे और नए लोगों में जैसे ललित की पुस्तक है, ललित शिवानी की, और इनके साथ जो काम करता है भावलाल मीणा, उसकी पुस्तक आई है अभी से पहले में। तो ये पल्लव ने जो काम किया है, जो एक मतलब युवा वर्ग के इतने विनयशील रचनाकार और संपादक होने के साथ में, तो वाकई साधुवाद की बात है। मीरा के बारे में कुछ कहने की पुस्तक के बारे में, मीरा के बारे में मुझे अधिकारी हाड़ा साहब है, अधिकारी विद्वान विषय के, लेकिन वाकई हमारा जो ज्ञान था, हमने जो पढ़ा कि मेरा अपने बहुत समय तक अध्ययन काल में भी और अध्यापक में भी परशुराम चतुर्वेदी और छंद काव्य से संबंधित उसी दुनिया तक सीमित है। मीरा का क्या विशेष महत्व है, ये तो मीरा के महत्व का तो पता था, लेकिन आप देखो इसी तरह का पता हो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मीरा के प्रति बड़ा आदर प्रकट करते हैं, चंद पंक्तियां, केवल चंद पंक्तियां। तो मीरा का हिंदी की परंपरा में क्या महत्व है, ये इधर शायद आलम साहब की पुस्तक जैसे पल्लव ने कहा, उस समय इतनी चर्चा क्यों नहीं हुई, इसका कारण ये भी रहा कि इधर जब ये स्त्री विमान से अस्मिता वगैरह की बातें होने लगी, तो मीरा का नया गौरव ये साहित्य में ये परंपरा है। एक काल विशेष होता है, कभी गुजर जाता है, काल विशेष होता है, हम उसको भूल जाते हैं, फिर एक काल आता है, हम उसको याद करते हैं। तो इस तरह से साहित्य में क्रम चलता रहता है। तो मीरा का केंद्र में आना ये अभी कुछ ही वर्षों की स्थिति। और इस पुस्तक में जैसे इस पुस्तक से ही मैंने अभी
पहले लिखी थी, याद नहीं, अभी कुछ सराहना ने मुझे दी तो कुछ मैंने पढ़ने थोड़े खोले तो कुछ बातें ध्यान आई, तो मेरे ध्यान में भी वाकई नहीं थी। ऐसा महाराज साहब ने कहा स्थानिक विशेषताएं, मीरा क्या, मीरा पर बहुतों ने लिखा है, लेकिन मीरा की जो बात खान साहब ने नोट की, खास बात, इस बात के लिए पल्लव ने जिस कारण से पुस्तक को चुना कि एक स्थानीय विशेषता, एक तो भाषा ध्यान की राज, जो खास मीरा का संस्कृति और भाषा का जो ले जाए, और ये बताया इस तरह से सारा ये इन्होंने उस इतिहास से अध्ययन करके मेड़ता का उसका बचपन और मेवाड़ की मर्यादाएं वो सुनता। हमने मतलब फिल्में कई बार इतना बुरा मतलब असर डाल देती है। हम तो तानपुरा लेकर के जो मीरा भजन गाते फिरती है, वो मीरा लोगों में ज्यादा फिरते। मीरा का अपना जीवन का संघर्ष क्या था ये लोगों को पता नहीं। मेवाड़ की कितनी मर्यादाएं थी, ये सारी मतलब इन बातों को है ना अपेक्षा करता सुनता। मैं उसका बचपन बीता और यहाँ मेवाड़ में आकर के मर्यादाओं का बंधन रहा। उन मर्यादाओं के बंधन के साथ में और अपने समय और काल में, उस समय कितने भक्ति संप्रदाय थे। नेहरू सफल साहब ने कितना मीरा स्वयं वैष्णव की तरफ से, वैष्णव ने मीरा पर दबाव हरेक का रहा होगा, लेकिन मीरा ने न तो किसी पंथ को उनको रहदार शिक्षा बताया जाता है, लेकिन न तो उन्होंने कोई पंथ ग्रहण किया न आगे पंथ बनाया। तो ये जो है भाव भगति जिसको कहते हैं मीरा की, और ये इन्होंने बताया कि लोक मानस में, खान साहब ने बताया कि लोग 3 मानस प्रकार किए हैं खान साहब ने। एक तो जनमानस, एक जिसको कहते हैं लोक मानस, और एक मुनि मानस। 3 मानस। तो मुनि मानस का काम तो है ज्ञान का, जनमानस व्यावहारिक। तो बोलते हैं मीरा कभी समझौता नहीं किया, इसीलिए राणा से, उनसे, उनका दुनियादारी से, मर्यादाओं से, सबसे उसका जो माना चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के बीच में मीरा को अपने महलों से बाहर आना, साधु संगति में रहना, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ये और तो लोक मानस में जो भक्ति में मीरा का कार्य प्रतिनिधित्व करता है, केवल मीरा का ही नहीं, लोक मानस का, जिसमें निर्गुण, सगुण और सारी भक्तियों का एक तरह से अंतर्निवेश समावेश हो जाता है, वो मीरा के कर्तृत्व में साथ होते आता है। और मीरा केवल मीरा ही नहीं रहती। मैंने एक पुस्तक अचानक देखने में आई कि परिता मुक्ता नाम की एक अंग्रेजी में लिखी, उनका पता नहीं हिंदी में लिखी है नहीं तो वो दी कम्युनिटी ऑफ मीराबाई। और बाद में मुझे पता लगा वो भारतीय नाम है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री की है, लेकिन वो मुझे वहां की बात है, किसी ने बताया सही है गलत, तो रामचंद्र शुक्ल की पौत्री प्रभाव थी। तो उन्होंने किस तरह से सबसे उनकी शोध की विशेषता ये है कि
विभिन्न बंजारों वगैरह कम्युनिटी में जाकर के उनके गीत इकट्ठे किए। तो मीरा एक केंद्र में नक्षत्र है। असल मीरा की चमक, लेकिन वो पहचान आप नहीं सकते। अदा मंडल मीरा के नाम पर जो पद बनाए गए हैं, ऐसे ही कबीर के नाम पर बहुत सारे आप उन सबको अस्वीकार के खोजना बड़ा मुश्किल है। 8 साल जैसे लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने साहित्य अकादमी के लिए 316 पदों का संग्रह भी किया है। तो प्रामाणिक पद कौन से हैं और अप्रामाणिक कौन से हैं मीरा के नाम पर? तो मीरा का एक प्रभामंडल है, ये मीरा का प्रभामंडल। और मीरा के नाम पर, मीरा को केवल आप देखिए आलम खान साहब के विशेषता की और ध्यान दीजिए, जो हम भारतीय होने के कारण नजरअंदाज कर दिया। मैंने जैसे अंग्रेजी की कुछ किताबें पढ़ी, कुछ अमेरिकन यहूदी लेखक हैं कथाकार। उन यहूदी लेखकों में यहूदी मिथक आते हैं। अब मिथकों की उनकी जानकारी के बिना उन उपन्यासों को आप अच्छी तरह नहीं। अब ये भक्ति का डिवोशन, रूसी नाम रन्ने को, फादर कामी गुरके वगैरह को हम जानते हैं। उन्होंने कितना प्रयास करके भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय साहित्य को समझा होगा। अगर आपने पढ़ा हो और आपको ध्यान में हो तो आचार्य अध्यात्म द्विवेदी का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध का शीर्षक मैं ढूंढ रहा हूं कि अगर हमको साहित्य में समझना है, वो विदेशी विद्वानों की बात कर रहे थे जो शेक्सपियर को कालिदास से श्रेष्ठ बताते हैं, क्या कालिदास वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उनको वो जवाब दे रहे कि अगर आप दूसरे के साहित्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति आदि से ऊपर उठा, देश काल से ऊपर जब तक आप नहीं उठेंगे, वहां की संस्कृति को, साहित्य को, साहित्य के पीछे लिखों का अपना एक संजाल होता है। संस्कृति का अपना एक विशेष इसको कहना वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, संस्कृति का परिवेश होता है। उसमें आप प्रवेश नहीं करेंगे तो साहित्य को नहीं समझ। ठीक है, भारतीय मुसलमान कृष्ण कथा वगैरह को इनको समझने में, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। जैसे आज भी मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं ईसाई समुदाय की, ईसाई बाइबल की सारी मिथक कथाएं न कुरान में जो कथाएं आती हैं वो सब मेरे ध्यान में आवश्यक नहीं। तो पहला बंधन, पहला दूसरे को, विधर्मी को सबसे पहले तो अपने धर्मगत जो आवरण है उसको भेदना होता है। आप भक्ति में तो प्रवेश करते ही हैं, भक्ति को भाई भक्ति क्या है, आप कृष्ण आपके आराध्य नहीं है, लेकिन एक भावना है डिवोशन। इसी से ईसाई लोग क्यों राम फादर कामी गोविंद की राम कथा में क्यों हमें वो डिवोशन की स्पिरिट आप पकड़ते हैं? क्यों रंग को दूसरी लेकर रामचरितमानस के बारे में इतना लिख सके? जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन एक दो तरह के आज के पाठक के लिए एक संकट और होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये विशेषता खान साहब इतना रंग गए मीरा को समझ सके, अपने उस सारे मतलब अतिक्रमण करके
अपने जन्मजात जो उनको वातावरण मिला था उससे ऊपर उठ करके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल है कि हर पाठक से आप अपेक्षा करें कि आप भक्त कवियों की इसलिए प्रशंसा करें कि उन्होंने भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करना है। वो भक्ति में करने ही भक्तों का भक्ति के लिए तारीफ करें बड़ा मुश्किल है आपकी बातों के बहुत सारे बात। तो जब तक उस साहित्य के में निहित मानवीय संवेदना को आप उजागर नहीं करेंगे तब तक आप उस साहित्य को समझ नहीं। अब मीरा देखिए एक बात भाई बहुत सारी बातें हैं ये खासतौर से मतलब जैसे युवा लोगों को इस समय उसके प्रतिनिधि से मतलब है कि अभी उन्होंने मैडम ने फेमिनिज्म की बात की थी तो हम एक बार नंद बाबू से बात हो गई थी तो कई बार होता है कि हम आज की अपनी मान्यता अपने पुराने रचनाकारों में विशेषता होती है लेकिन हम इतना भी उसको समसामयिक नहीं बनाए कि अपने आज की बातों को छोड़ दें। मीरा को आप फेमिनिस्ट कह सकते हैं, राणा सत्ता से उनका विरोध हुआ, ये हुआ, साधु संगति में गई, महलों से बाहर आई, इन सब बातों के लिए। लेकिन मीरा के लिए आप ये कहें कि वो आज की एक विद्रोही फेमिनिस्ट थी, ये बहुत गलत होगा। हम अपने को आरोप करें, मीरा नहीं है। मीरा का जो संबंधों का समझने का जो अनुभव है, जो मानसिकता है संबंधों की, वो उस जमाने की जैसे औरत की जो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहनों से बाहर निकली और सब कुछ ये सती नहीं हुई, जो आदर्श था चतुरानंद का, महलों से बाहर निकली, भक्ति में रंग गई, ये सब तो ठीक है। ये वाकई बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस बड़े काम के साथ में कभी भी कि उन्होंने संबंधों में भी ये माना हो कि नए संबंध हैं, कि पति का संबंध है तो उनके चरण कमल लगी दासी, वही पुराने संबंधों की दुनिया है। तो हमको जब हम बात करते हैं, मीरा की बात करें या किसी भी अपने पुराने रही, जब हम बना को समसामयिक बनाने लगते हैं तो कई बार होता है कि हम अपनी ही बात उनमें जाके थोपने लगते हैं। वो गलत होगा, उनके साथ अन्याय होगा, इतिहास के साथ अन्याय होगा। तो मीरा के अध्ययन में, और देखिए खास बात आप पढ़ेंगे इसके बात को, शायद आपने देखा नहीं होगा, मुझे मालूम पड़ा है कि जैसे कि मीरा क्या है, लोक व्यवहार, लोक आचरण, आप इसमें अपने राजस्थान में होली कैसे बनती है, पाठ जो होली का है, गणगौर का त्योहार है, ये सब मतलब जैसे लोक संस्कार, लोक संस्कृति का जो है किस तरह मीरा के बंधों में है ना। साहित्य केवल साहित्य नहीं है, केवल भावना में ही नहीं होता, आपको अपनी संस्कृति में भी, आपको संस्कृति में जीवित करता है, संस्कृति के बीच में आपको ले जाता है, आपकी संस्कृति के बीच। मीरा के साथ आप मीरा परिवार को परिवार देना, हाँ, जो बहुत दौड़ दूर किए थे। खान साहब की एक दो बात मैं और कहना चाहूंगा, एक मिनट में, समय बहुत हो गया है। किसी भी स्टूडेंट को जब वो ये देखते वो थोड़ा लेजिंग हो रहा है, जो काम उसको दिया गया है वो कर नहीं रहा है,
तो वो बुलाते और कहते कि क्या खाने और धनने खाना खाना रखा है, खाता है और धनता है खाली, इसके अलावा भी कुछ कर। तो वो सक्रिय हो जाता। ये उनकी बताना ऐसी होती कि वो दूसरे दिन अपने सारे काम कर देता। और एक विचारधारा के बारे में उन दिनों भी ऐसी बातें होती थी कि ये विचारधारा टिकेगी नहीं टिकेगी, आगे नहीं बढ़ रही है, क्या बात है। तो कहते थे कि आदमी जब से पैदा हुआ तब से खत्म आ रहा है, लेकिन खत्म आज तक नहीं बना, तो विचारधारा क्या बनेगी। तो इस प्रकार के जो संस्करण लोगों के पास में हैं, उनको एकत्र करके प्रकाशित कराने की योजना ये आलम शाह खान यादगार समिति की है। और मैं निवेदन करूंगा कि जिसके पास भी आलम शाह खान से संबंधित कोई संस्करण है तो लिख के और दे, किसी को भी दे दें, भले DS पालीवाल को दे दें, भले मुझे दे दें, भले तराना जी को दे दें, तो वो उसमें जुड़ जाएंगे और हमारा भी एक योगदान हो जाएगा। इस कार्यक्रम के सफलता के लिए आभार प्रदर्शन की रस्म किशन जी दानीश करें। इसी से तो बचना